सत्य प्रकाश मिश्रा जी के पास सीधे जाते हुए, उसी सच्चर कमेटी ने वक्फ बिल में सुधार की भी बात की थी, तो पूरी बातें अगर हम बताएंगे और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी ये बात भी सामने है सत्य प्रकाश मिश्रा जी। लेकिन जेडीयू को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी बरकरार है। लोगों की जो टीस है, खासतौर से जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके मन में ये है कि जेडीयू के लोग खुलकर उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। मुसलमानों के वोट तो आपको चाहिए, लेकिन जब साथ देने की बारी आई तो फिर आप लोगों ने मुंह बंद क्यों कर लिया है। सत्य प्रकाश मिश्रा चित्रा त्रिपाठी जी, आज ईद है। पहले तो सारे देशवासियों को ईद की बहुत शुभकामनाएं। और जेडीयू अपना मुंह बंद नहीं करती। जब तमाम पार्टियां 1989 के भागलपुर दंगे के फाइल पर धूल जमा करके बैठ गई, उसमें लालू प्रसाद यादव जी थे। कांग्रेस पार्टी उस सरकार के समर्थन में थी 90 में, 89 में दंगा हुआ और 2005 में जाकर नवंबर में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन दंगा पीड़ितों को न्याय मिला। 15 साल कांग्रेस और राजद बैठी रही, किसी ने सवाल नहीं पूछा। तो नीतीश कुमार जी के सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष जो उनके स्वरूप हैं, जो निर्णय है, उस पे तो सवाल नहीं है। जेडीयू खुलकर हर मुद्दे पे आती है। तलाक का भी मुद्दा आया था तो उन्होंने कहा कि सारे स्टेक होल्डर से बात करिए। और जब ये वक्फ बिल जिस दिन सदन में पेश हुआ और जेपीसी के पास गया तो मुस्लिम संगठन पटना में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले। उसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी भी मौजूद थे, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी भी थे। और उन्होंने जो मांगा सुझाव और मुस्लिम संगठनों ने जो सुझाव दिया, उसमें जेपीसी में जो जेडीयू के दिलेश्वर कामत थे, उन्होंने उन सारे सुझावों को प्रस्तावित वहां किया। अभी आलोक शर्मा जी कह भी रहे थे कि एनडीए के 14 प्रस्ताव को स्वीकार जेपीसी में कर लिया गया। अब मैं आता हूं एक नई बात पर कि आज ईद है। 1933 में जाकर के प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी ईदगाह। उसका कैरेक्टर था हामिद। मेले से एक चिमटा खरीदता है और अपनी दादी जो गरीब थी, जो जिनके रोटी बनाने में हाथ जल जाते थे, उनको चिमटा देता है और अमीर लोग मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई। 1933 का प्रेमचंद का ईदगाह और 2006 तक वो हामिद वहीं खड़ा था। उसके विकास के लिए ये जितने तोते की तरह रटते रहते हैं ना, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी, इनके ऊपर तो उन मुस्लिम समाज को सवाल पूछना चाहिए कि तुम्हारी सत्ता थी, तुम्हारी व्यवस्था थी और हम पिछड़े के पिछड़े रह गए। हमारे कम्युनिटी ने इतनी जमीनें दान की। वक्फ का एक महान मकसद होता है कि जो जमीन दान की जाएगी उस मकसद से की जाएगी और उसी मकसद पर उसका इस्तेमाल करना है। गौरव भाटिया जी डेटा दे रहे थे कि इतने करोड़ की जमीन में मात्र इतना इनकम है, वो जा कहां रहा है। तो क्या इसको भारत में ऐसी छोड़ दिया जाए, नियंत्रित नहीं किया जाए, इस पर कोई कानून नहीं बने? 2013 में कानून बना, उसमें संशोधन हुआ, किसी के कान पे जू नहीं रहेगा कि आखिर कानून में लाया क्या कांग्रेस पार्टी ने। ये कहते हैं हिंदू और मुसलमान, कोई नहीं कह रहा है ये हिंदुस्तान सबका है, ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। लेकिन इस बात को समझा पाने में सरकार क्या कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो वक्फ की संपत्ति से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, या फिर मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग जिसके भीतर इस बात को लेकर बेचैनी है। ज्योत्सना तिरुनागरी जी की टिप्पणी लेते हुए उसके बाद मैं बीजेपी और कांग्रेस का रुख करूंगी। अब ज्योत्सना जी, आप लोगों के ऊपर भी निगाहें हैं। टीडीपी को मुसलमानों की वोट चाहिए, मुसलमानों की वोट खूब भर भर के मिले भी आपको आंध्र प्रदेश में, लेकिन जब वक्फ बिल की बात आई है तो उस तरह खुलकर आप लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं। विरोधी दलों की आरोप है आपके ऊपर। चित्रा जी, एक बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से पूरे देश में टीडीपी एक अकेली पार्टी है, अकेला पार्टी हमारा ये है जो हमेशा मुसलमानों के साथ था। पहले तहे दिल से सबको ईद मुबारक कहते हुए ये बात बहुत गर्व के साथ मैं बोलती हूँ, क्योंकि आज तक चाहे वो हज हाउस का निर्माण हो हैदराबाद में, कुछ भी ले लीजिए आप, हमारे इतने वर्क्स हैं मुसलमानों की तरफ जो नोबडी कैन एक्चुअली क्वेश्चन अस इन टर्म्स ऑफ आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स मुस्लिम्स। नाउ ये जो अपना वक्फ बिल की जो बात आ रही है चित्रा जी, यहाँ पे मैं थोड़ी चीजें आपके इसमें लाने की कोशिश करती हूँ। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बैठाई गई है, पूरा 36 घंटे 36 मीटिंग्स हुए, उसके सिटिंग्स 36 हुए, 111 घंटे वहां बैठे, डेलिबरेशंस हुए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 111 घंटे बैठे हैं डेलिबरेशंस में। और आप ये मतलब ऐसा तो नहीं मानना चाहिए ना कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, किसी के भी कोई भी फीडबैक नहीं लिया गया। हमारी पार्टी से भी कुछ फीडबैक दिया हम लोगों ने, क्योंकि हमारे जैसे मैंने बोला है, वी आर मोस्ट
sought after parties for Muslims. We have been the supportive parties for Muslims. So कुछ चीजें ऐसी एक आध मतलब टोटल 3 या 4 बिकॉज वो फाइनल बिल अभी आना है चित्रा जी, तो 3 या 4 हमने मॉडिफिकेशंस वहां बताए भी थे। ये हमने अपने तरफ से नहीं, जब ये जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसमें हमारे पार्टी से लाउ श्री कृष्ण देवरायलु जी थे, उन्होंने 1 मिनट भी मिस नहीं किया डेलिब्रेशंस का, मैं ये बहुत गर्व के साथ आपको बोलती हूँ। उसके बाद उन्होंने आके हमारे स्टेट में जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमिटीज हैं, एसोसिएशंस हैं, सबके साथ उन्होंने बात किया, सबकी जो फीडबैक है उन्होंने लिया, क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चेंजेस लाना चाहिए इफ एनी, वो सब भी उन्होंने बात किया। और वही हम लोगों ने वहां मॉडिफिकेशंस, क्या मॉडिफिकेशंस 4 है मुसलमान, वो मॉडिफिकेशंस हमने जेपीसी के सामने भी रखा है। ठीक है, मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ चित्रा जी कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी एक मिनट चित्रा जी बोलिए। अभी मैंने पहले आलोक जी या किसी को शायद मैंने बोलते हुए सुना है कि जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम के नारों से अगर इतनी तकलीफ है तो उसी हाउस में जय पालस्तीन के भी नारे आए थे, उस दिन किसी ने भी नहीं बोला, बिल्कुल किसी ने भी अपनी मतलब आवाज नहीं उठाई कि जय पालस्तीन की क्यों आ रही है यहाँ पे। ये बिल्कुल सही बात है, आलोक जी इसका जवाब देंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन फिर भी जब हम मुस्लिमों के हित में बताए गए फैसले को लेने के लिए जाते हैं तो एक वर्ग को इस बात की गंभीरता को समझना होगा कि जय श्री राम के नारे वहां पर भक्ति भावना से नहीं बल्कि सामने वाले को क्या चढ़ाने के मकसद से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जय श्री राम के नारे को लेकर भी वर्तमान समय में हम स्थिति देख रहे हैं। लेकिन वाजिब बात आपकी ओर से कही गई है। गौरव भाटिया जी, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सीधे कह दिया गया है कि वक्फ बोर्ड के अधिकार को कम या सीमित करना, ये दोनों ही स्थितियां कतई मंजूर नहीं है। वक्फ संपत्ति मुसलमानों के बुजुर्गों द्वारा दिए गए उपहार है जिस पर सरकार ने अपनी नजर गड़ाकर बैठी हुई है। सरकार ने बस उन्हें नियंत्रित करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया है, कोई इसमें हित नहीं है मुसलमानों का। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जो आरोप लगा रहा है, और इसके पहले आलोक शर्मा जी को भी आपने सुना, दोनों पर जवाब दीजिए आप। गौरव जी। धन्यवाद चित्रा जी। मैं चाहता हूं सारे दर्शक इस बात को ध्यान से सुने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही कहता है क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संस्था है, और इस संस्था ने जब ट्रिपल तलाक पे सुनवाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय, आपको मालूम है कैसे अपमान किया था मुस्लिम महिलाओं का। उन्होंने कहा था कि अगर ट्रिपल तलाक को गैर संवैधानिक कहा गया तो मुस्लिम महिलाओं को मारेंगे जो मुस्लिम पुरुष है, और मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो ये समझ नहीं रखती कि वो अपने निर्णय ले सके। ऐसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्तव्य पे मैं टिप्पणी करके उनका महिमा मंडन नहीं करूंगा। लेकिन सुनिए, बताया जाता है 800 दरगाह समिति ऐसी हैं जो इस बिल का प्रारूप जो है उसका समर्थन कर रही हैं। मेरे पास एक पत्र है केरला से कैथोलिक कांग्रेस, चित्रा जी ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्यों कहा यह हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये नागरिक को उसके अधिकार दिलवाने का मुद्दा है, पारदर्शिता का मुद्दा है। कैथोलिक कांग्रेस ने कहा है सभी एमपी से 20 जो आते हैं केरला से, वो इस बिल के समर्थन में वोट करे, चाहे वो किसी पार्टी से हो, क्योंकि हिंदुओं की और ईसाइयों की जो जमीन है वो हड़पी है कुछ लोगों ने। अब मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहूंगा वो इस कैथोलिक कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे। अब जो बड़े मुद्दे हैं मैं बताता हूं। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, सपा के प्रवक्ता को सुना। इनकी आपत्ति क्या है मुझे तो नहीं समझ में आया। हो सकता है कि और कोई ज्ञानी हो, समझ गया हो तो बता दे। लेकिन संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से क्या कमियां हैं, तुष्टीकरण करते हुए ये 2013 का जो अमेंडमेंट आया था ये आया था, और 1995 का एक्ट। कमियां ये हैं, सेक्शन के साथ बताता हूं। जब कोई संपत्ति का डिस्प्यूट होता है तो सूट फाइल होता है, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन वक्फ एक्ट की वजह से कहा जाता है सूट नहीं फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 65 पहली आपत्ति, इसको बदलना चाहिए। दूसरा, जो ट्राइब्यूनल फैसला कर देगा ये किसी न्यायालय में नहीं जा सकता है। सेक्शन 83 क्लॉज 9 सब क्लॉज 9 क्या फाइनल है जो ट्राइब्यूनल ने कह दिया, ये कितना उचित है। संविधान में अनुच्छेद 226, 227, 32 ये अधिकार देता है नागरिकों की वो न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सके। तीसरा, जो भी वक्त का डिसीजन होगा वो फाइनल है, ये सेक्शन 40 में भी है। अब मैंने 3 बातें बताई, पुनः कह देता हूं। बोहरा समाज, आगा खानी समाज के लोग भी रहेंगे बोर्ड में, मतलब ये ज्यादा अच्छा है कानून के तौर पे।
दूसरा, महिला बोर्ड पे रहेंगी। तीसरा, अगर नॉन मुस्लिम है, जो सच्चर कमेटी कहती थी, वो भी बोर्ड में रह सकते हैं। इस पे क्या कोई उत्तर मिला? नहीं मिला। तीसरी बड़ी बात, भ्रम की राजनीति कर रहा है विपक्ष। बड़ी जिम्मेदारी से यह आरोप मैं लगाता हूं। भ्रम क्या? आप सीए याद करिए, सीए का कानून जब संसद के पटल पे आया तो गुणवत्ता पे इन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कहा मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कई साल हो गए, मैं पूछना चाहता हूं चित्रा जी, चुनौती देके, कितने मुसलमानों की अभी तक नागरिकता गई है उस कानून से? ठीक है, मैं जवाब ले यही वक्त में कर रहे हैं। लेकिन अगर देश को बदलाव चाहिए तो वो बदलाव आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।